परम पूजनीय आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी का शिष्य, उनको प्रणाम करते हुए मंच पर आसीन जो महानुभाव थे उन सभी को प्रणाम करते हुए और उपस्थित सभी अन्य महानुभावों, भाई बंधुओं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियों को प्रणाम करते हुए मैं अपना व्याख्यान शुरू करूंगा। मैं आज आकाश तत्व, महाभूत आकाश के ऊपर चर्चा करूंगा। अभी हमारी संस्था के उपाचार्य, हमारे बड़े भाई विशाल आर्य भ्राता ओम जी ने जिन चीज़ों को बताया उससे अगले चरण में मैं आकाश महाभूत के ऊपर चर्चा करूंगा। सृष्टि के ऊपर जो कुछ बताया गया उसमें मैं आपको दोबारा थोड़ा सा दोहराएंगे, क्योंकि जो कुछ रश्मियाँ वगैरह बताया गया वो आपको ध्यान नहीं, तभी आप आकाश महाभूत को समझेंगे। सबसे पहले सृष्टि चक्र में जो बताया गया कि जब ये सृष्टि बनती है तो सबसे पहले जो इस सृष्टि का पदार्थ है, प्रकृति तत्व, वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर एक रस अवस्था में, निश्चल अवस्था में जो 30 गुण आद्य ऋषि ब्रह्मा ने और महादेव योगी शिव ने जो महाभारत के अंदर बताए हैं, उनके ऊपर भ्राता विशाल आर्य जी ने जो चर्चा की वो सारे 30 गुण और उसके अतिरिक्त और भी जो गुण वेद विज्ञान आलोक के अंदर ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर आए हैं वो सब प्रकृति के अंदर हैं। उसके अलावा महत तत्व, उससे जो विकृतित होते जाते तत्व हैं, उन सब के अंदर वो अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। सबसे पहले प्रकृति होती है, प्रकृति के बाद काल तत्व सक्रिय होता है, काल तत्व के सक्रिय होने के बाद महत तत्व के बाद आप देखते रहें इधर महत तत्व, फिर अहंकार तत्व, फिर मनस तत्व, फिर चंद्रश्मियाँ, फिर वृत्ति चंद्रश्मियाँ, उनमें जो भ्राता ओम जी ने बताया भू भुव स्व में जन तप सत्यम, फिर मुख्य प्राण रश्मियाँ, प्राण अपान व्यान उदान समान, देवदत्त, धनंजय, सूत्रात्म वायु आदि आदि। उसके अलावा मास रश्मियाँ, ऋतु रश्मियाँ, फिर आकाश तत्व, फिर उसके बाद बड़ी छंद रश्मियाँ, फिर उसके बाद वायु तत्व, अग्नि तत्व, और फिर इसी तरीके से आगे सृष्टि बनती है। अभी हम चर्चा करेंगे कि आज के जो वैज्ञानिक हैं और वेद विज्ञान आकाश तत्व के बारे में जो कुछ कहता है वह क्या है। पहले मैं आपको संक्षेप में जो आज का मॉडर्न साइंस है वो आकाश तत्व के बारे में क्या कहता है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप सापेक्षिक रूप से नहीं देखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हमारा वैदिक विज्ञान किस तरीके से आकाश तत्व के बारे में बताता है। तो भ्रांतियाँ ना हो, इस वजह से थोड़ी चर्चा करनी आवश्यक है। सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि आकाश तत्व है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली स्पेस, स्पेस है क्या। तो आज के साइंटिस्ट और आज का विज्ञान और पीछे जितनी भी विचारधाराएं हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में थोड़ा विचार करेंगे। व्हाट इज स्पेस, तो सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ, पाश्चात्य वैज्ञानिक तो अरिस्टोटल इन सबको भी शामिल करते हैं, लेकिन मूलभूत न्यूटन के समय से आकाश के ऊपर थोड़ी सी गहरी समझ प्रारंभ हुई। उस समय क्लासिकल फिजिक्स में जो आकाश तत्व के ऊपर न्यूटन ने बोला, माध्यम ईथर माध्यम की कल्पना इस तरीके से जो बताया जाता है, उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन आए। तो मैं फैक्ट्स के हिसाब से आपको थोड़ा बताऊंगा, जो है वही मैं बोलूँगा, अपनी तरफ से बोलने का प्रयास कम करूँगा क्योंकि कोई त्रुटि ना हो। इन क्लासिकल फिजिक्स मैं इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारा जो डाटा है आजकल के साइंटिस्टों का, न्यूटन के जो रिसर्च पेपर या इन सब के जो प्रकाशित वो इंग्लिश में थे, इस वजह से जो कुछ मुझे बोलना है इंग्लिश में बोलूँ ताकि कोई त्रुटि ना हो। बाकी जो अपना वेद विज्ञान का है उसके ऊपर हम चर्चा हिंदी में करेंगे पूरा। इन क्लासिकल फिजिक्स व्हेन न्यूटोनियन पिक्चर ऑफ स्पेस इज सीन, स्पेस इज पैसिव, ये न्यूटन के समय पर कहा जाता था। उसके बाद जैसे ही 20वीं सदी का प्रारंभ, अल्बर्ट आइंस्टाइन आए, उन्होंने कहा बट इन मॉडर्न फिजिक्स अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन इट इज सीन डायनेमिक, माने ये डायनेमिक होता है, इट इज इंटरवोवन विद द टाइम, माने इसको टाइम के साथ रिलेट करके देखा जाता है, स्पेस एंड टाइम। सबसे ज़्यादा जो आधुनिक विज्ञान के अंदर स्पेस तत्व की, आकाश तत्व की और टाइम की व्याख्या की जाती है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन के दो सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उसमें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको समझाने का इसलिए प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि वेद विज्ञान में जो छंद रश्मियाँ ये सब आएंगी, आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ कि ये क्या कल्पना करते हैं और वास्तव में वो आकाश तत्व है क्या और उससे पहले कितना कुछ है।
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दो स्टेटमेंट हैं जो 26 सितंबर 1905 को ऑन द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मूविंग बॉडीज अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा प्रकाशित किए गए। फर्स्ट इज द लॉ ऑफ फिजिक्स आर इनवेरिएंट इन ऑल थियोरेटिकल The law of physics are invariant in all inertial frames of reference, that is frames of reference with no acceleration. Second is the speed of light in vacuum is the same for all observers regardless of the motion of the light or observer. अब ये दो सिद्धांत हैं, इनको मैं एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। पहला जो बोला गया कि फिजिक्स के जो नियम है निर्देश तंत्र ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, माने निर्देश तंत्र के बदलने पर भी जो फिजिक्स के नियम है वो स्थिर है। और दूसरा स्पीड जो लाइट की है वो 671 मिलियन माइल्स पर आवर जो स्थिर रहती है, किसी भी तरीके से बदलती नहीं है। आप ये सपोज करिए जैसा कि वैज्ञानिक कल्पना करते हैं और आज के वैज्ञानिक मानते भी हैं कि अगर हम ऐसा कोई भविष्य में एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट बना पाएँ जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करे तो क्या होगा, इसके माध्यम समझाते हैं। माने आम मीठा है तो आम मीठा है ये बताएंगे कि मीठा है आम, ये नहीं बताएंगे कि आम क्या है। आम को खाकर पता चलता है कि आम मीठा है, वो उसका गुण है, लेकिन एक्चुअल में आम क्या है ये अभी परिभाषा नहीं है। सपोज करिए मैं गाड़ी में बैठा हूँ और गाड़ी अगर हो सके, संभव तो नहीं है कभी भी ये कि लाइट की स्पीड को अप्रोच कर ले, लाइट की स्पीड के बराबर तेज़ी गति से चले, तो गाड़ी के अंदर जो मैं बैठा हूँ और बाहर जो व्यक्ति जिस सड़क पर वो चल रही है, जिस भी पथ पर वो चल रही है, तो उसके किनारों पर जो खड़ा व्यक्ति है उनको उसको देखने में उसमें आकाश तत्व और टाइम की भूमिका होती है। क्या जो व्यक्ति बाहर से देखेगा उसके लिए वो गाड़ी 100 टन माने सिकुड़कर इंच भर की हो जाएगी, उससे भी छोटी नैनोमीटर साइज की होती लगेगी, और जो समय है वो धीरे हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं क्योंकि स्पेस और टाइम दोनों एक दूसरे के साथ इंटरवोवन है और एक दूसरे को ये माने एक दूसरे से रिलेटेड इस तरीके से हैं कि कभी भी टाइम और स्पेस लाइट की स्पीड से ज़्यादा किसी चीज़ को तेज जाने नहीं देंगे, हमेशा उससे कम। और जो मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ उसके लिए जो घड़ी है उसमें जो टाइम है वो एक्चुअल जो था वैसा ही रहेगा। और दूसरी चीज़, जो व्यक्ति टाइम देख रहा था स्पेस था, भीतर तो समान रहेंगे, लेकिन वो जब बाहर देखेगा तो उसके लिए उनमें फ्लैक्चुएशन होगा, माने बदलाव होगा, टाइम भी सिकुड़ेगा, धीरे चलेगा और जो स्पेस है वो भी सिकुड़ेगा। इस तरीके से कल्पना की जाती है। तो इसमें फ्रॉम दिस द अल्टीमेट रिजल्ट इज स्पेस एंड टाइम फ्रॉम अ सिंगल एंटिटी दैट इज कॉल्ड स्पेस टाइम और स्पेस टाइम सिंगुलरिटी। यहाँ से स्पेस टाइम सिंगुलरिटी और उसके बाद अन्य व्याख्या प्रारंभ हुई जो कि बताई जाती है फोर्थ डायमेंशन ऑफ टाइम, इस तरीके से। नाउ हियर फ्रॉम दिस टाइम इज 4 डायमेंशन। एक्चुअल में 4 डायमेंशन है क्या? 4 डायमेंशन जो अभी तक विचारकों ने विचार किया है और जिस पर काम किया है, तो 4 डायमेंशन एक्चुअल में 3rd डायमेंशन का मैथमेटिकल एक्सपेंशन है। और मैथमेटिक्स क्या कहता है, मैथमेटिक्स की कितनी भूमिका होती है, उसको पढ़ने के लिए आचार्य जी का वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ पढ़ें, उसमें बताया गया। और रिचर्ड पी फायरमैन को पढ़ें कि मैथमेटिक्स एक्चुअल वर्ल्ड में किस तरीके से कार्य करता है। 4 डायमेंशनल स्पेस वाज मेड अकॉर्डिंग टू द वेद विज्ञान आलोक। अब ये क्या कहते हैं, 4 डायमेंशन, इनके हिसाब से 4 डायमेंशन एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें कि एक टाइम की है। अब कल्पना कीजिए कि 4 डायमेंशन स्पेस में आज मानी जाती हैं, लेकिन अपना वेद विज्ञान आलोक जो दिशाओं के बारे में बात करता है वो एक्चुअल में बताता है कि दिशा एक पदार्थ है। दिशा भी 10 प्रकार की होती हैं, 4 तो मूल बताई जाती हैं। दिशा एक पदार्थ है, आकाश तत्व के अंदर ही सन्निहित रहता है। और आकाश तत्व में निर्माण के समय, धारण करने के समय, पिंडों के घूर्णन के समय, छोटे छोटे एलिमेंट्रिकल पार्टिकल के रोटेशन के समय वो किस तरीके से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आप उसको वेद विज्ञान आलोक में पढ़ सकते हैं। मैंने ज़्यादा तो नहीं, अभी पहला भाग समाप्त करने के कगार पर हूँ और अभी मैंने परीक्षाएं दी हैं जैसा आचार्य जी ने बताया था। और आगे क्या कहा जाता है, अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात करते हैं। स्पेशल ने बताया कि टाइम स्पेस इंटरवोवन है, कोऑर्डिनेटेड है। अब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी which tells a unified description of the gravity as a geometric property of space and time or 4-dimensional space-time. It says there is no mysterious force as gravity, but it is the wrapping of space-time caused by the objects as planets, etc. It is the wrapping of space-time caused by the objects. Object क्या, जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं,
ये रखा हुआ, ये तो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य, उससे बड़े बड़े तारे हैं, ब्लैक होल्स के बारे में जो आज का फिजिक्स कहता है, वैदिक विज्ञान का तो अपना अलग व्यू है। जो कुछ भी ये मानते हैं उनके द्वारा जो स्पेस और टाइम, इनका जो एक कर्व है, इनकी जो एक फैब्रिक है, उसका और प्लैनेट्स के बीच में जो रिलेशन है उसको दर्शाया जाता है। फिर आगे क्या कहा जाता है, इट इज द रैपिंग ऑफ स्पेस टाइम कॉज्ड बाय द ऑब्जेक्ट्स एज अर्थ एंड अदर, दीज ऑब्जेक्ट्स रोल्स अलोंग अ कर्व इन द स्पेस टाइम फैब्रिक दैट इज क्रिएटेड, इट टेल्स हाउ ग्रेविटी इंटरेक्ट्स विद स्पेस टाइम। ये आज की मॉडर्न साइंस मानती है, इसको आप सोचें और समझें। जब हम वैदिक विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम और स्पेस, कहाँ टाइम, उपाचार्य जी ने, जो संस्था के उपाचार्य विशाला आर्य, उन्होंने जो बताया था कि कहाँ काल बनता है। जब सृष्टि बनती है तो सृष्टि के बनने के दूसरे चरण में जो काल तत्व बनता है, जिसके अंदर प्रेरण, धारण, अधिग्रहण, गमन, ये गुण विद्वान होते हैं, स्वयं निष्क्रिय होता है लेकिन फिर भी क्रियावान होता है। ये जो उसके गुण हैं, इसको इतना आगे धकेल कर जो काल और स्पेस को साथ दिखाया जाता है, जिनमें बहुत अंतर है और बहुत पहली स्टेट काल की है और बहुत बाद में आकाश तत्व बनता है, उनमें कितनी भ्रांतियाँ और भ्रमितता है। अब मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या कहते हैं उसको भी एक बार देखते हैं। कल्पना क्या की जाती हैं, कल्पना तो है ही, साथ में व्याख्या कुछ तो की जाती है। जो रिजल्टेंट फॉर्म है उसमें तो कुछ सही आ जाता है, लेकिन जो उसका बेस है वो किस तरीके से बनता है, कितना कमजोर होता है, उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन मैथमेटिक्स, दैट इज आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशंस, a spinning black hole on literally drag space along with it, twisting it an actual pace of cloth। माने जैसे एक कपड़े को हम इस तरीके से ट्विस्ट करें तो जो इस पृथ्वी है या अन्य कोई भी ग्रह है, स्टेलर एमिनेंट या जो भी कुछ है, वो भी इस तरीके से उसे आकाश को ट्विस्ट करते हैं। पर ये पता नहीं आकाश है क्या, आकाश है क्या, आकाश का पदार्थ क्या, आकाश की इकाई क्या, आकाश ही फंडामेंटल है या उससे पहले भी कुछ है। तो इस तरह की बात होती है। Not only black hole but pulsar, that is highly magnetized rotating neutron star, binary pulsar, compact star, brown या white dwarfs, stellar eminent, degenerate star, even our earth also। ये सारे के सारे इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं। पर अभी तक ये नहीं बताया गया आकाश है क्या, अभी भी साइंटिस्ट नहीं बता पाए हैं। और साइंटिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में, आज क्या कल्पना है वो मैं बताता हूँ आपको। वैदिक विज्ञान का एकदम अलग पर्सपेक्टिव, अलग व्यू है, ये मैंने आपको मॉडर्न साइंस का बताया है। अब साइंटिस्ट क्या कहते हैं इसके बारे में एक बार और देख लेते हैं कि आज के साइंटिस्ट के मैटर के बारे में, फंडामेंटल मटेरियल जो स्पेस का वो क्या, उसके बारे में नहीं जानते, लेकिन उसके बारे में गुण तो बता देते हैं, ये करता क्या क्या है। आम मीठा है लेकिन आम क्या है ये पता नहीं है। टुडे साइंटिस्ट व्हाट इज सेड अबाउट स्पेस, द फर्स्ट इज इट इज़ वन ऑफ द डीपेस्ट मिस्ट्री इन फिजिक्स। ये सर जेम्स गेट्स JR यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के एक साइंटिस्ट हैं, उनका कथन है। दूसरा, स्पेस इज ट्रूली आइडेंटिटी दैट मे टेक 100 ईयर्स, माने 100 वर्ष लग सकते हैं, इट मे टेक 1000 ईयर्स और इट मे हैपन टुमारो। कुछ पता नहीं आकाश के बारे में हम कब जान पाएंगे, कल 100 वर्ष लगें, 1000 वर्ष लगें, अभी साइंटिस्टों का ये मत है। बट व्हेन वी सॉल्व दिस मिस्ट्री वी विल टेक अ जायंट स्टेप टुवर्ड फुली अंडरस्टैंडिंग द फैब्रिक ऑफ द कॉस्मोस। ये आज के साइंटिस्ट कहते हैं। और ये किसने कहा है, ब्रायन ग्रीन, प्रोफेसर ऑफ द फिजिक्स एंड द मैथमेटिक्स एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड द को फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड साइंस। अब हम वैदिक व्यू, वैदिक पर्सपेक्टिव, अपने वेद, आदि ऋषि ब्रह्मा, महादेव, योगी शिव और उसी परंपरा में चलने वाले वेद विज्ञान आदि शंकराचार्य और महर्षि स्वामी दयानंद की क्या इसके ऊपर बातचीत है और क्या उन्होंने बताया, उसको देखते हैं। आकाश हमारे वैदिक विज्ञान के हिसाब से दो प्रकार का है। स्पेस, पहला अवकाश रूप आकाश। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो ये प्रकृति का पदार्थ है, जो ये प्रकृति है माने फंडामेंटल मटेरियल जहाँ ठहरता है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये जो हवा हमारे चारों तरफ है, ये जहाँ पर रुकी हुई है, वो जो स्थान खाली है जिसमें ये मटेरियल ठहरता है, जिससे पदार्थ बनता है, उस स्थान को भी आकाश कहते हैं। दूसरा, आकाश जो एक मटेरियल है जिसके बारे में ट्विस्टिंग वगैरह ये जो भी चीज़ें बताई गई, वो क्या आकाश है। आकाश जो आप देख रहे हैं, जो नीला दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में आकाश नहीं, ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं
अलग अलग गैलेक्सियों से जो प्रकाश आ रहा है, अन्य स्पेक्ट्रम आ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, ये जो कुछ हो रहा है, और ऑक्सीजन की जो मात्रा, इससे जो ये रूप धारण करता है, और यहाँ से जो हवन किया हमने, ये जो कुछ हम क्रियाकलाप करते हैं, इनसे जो प्रदूषण या अच्छी चीज़ें ऊपर की ओर उड़ती हैं, उसका जो ये रूप लेता है, ये हमें नीला दिखाई देता है। बाकी ये जहाँ टिका हुआ है वो चीज़ आकाश है। जहाँ पर ये मैं हूँ, एलिमेंट्री पार्टिकल भी जिसमें ठहरते हैं, जिसमें बनते हैं, वो वास्तव में आकाश है। अभी हमारे ऋषि महर्षियों ने क्या कहा आकाश तत्व के बारे में, वो थोड़ा चर्चा करते हैं। आकाश महाभूत। आकाश महाभूत के बारे में महर्षि गौतम कहते हैं, आकाश का धर्म बताते हैं, लक्षण बाद में बताएंगे, अभी धर्म देखते हैं कि आकाश तत्व का धर्म क्या है। आप शब्दों को भी ध्यान दें कि किस तरीके से डीप इंटरप्रिटेशन इसके ऊपर किया गया है वैदिक विज्ञान के अंदर, और क्या स्थिति आज के हमारे विज्ञान। हम आज के पाश्चात्य वैज्ञानिकों का अपमान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। आचार्य जी के आप वो देखेंगे कि महापुरुषों की जब एक सूची पढ़ी जाती है तो रविवार के दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन का भी नाम लिया जाता है महापुरुषों के रूप में, हम सम्मान करते हैं। लेकिन अभी स्थिति, हमारा देश इतना भयंकर तरीके से सोया हुआ है कि इतना अनमोल रत्न, इतना अद्भुत विज्ञान हमारे बीच में है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसके महत्व को नहीं समझ रहे। मुझे समझ नहीं आता कि कुंभकर्ण कभी सोया था नहीं, ये देश किस तरीके से सोया है, इसका अभी कल्पना से बाहर है। अव्यूहा विष्टम विभूतवाणी, न्याय दर्शन 2/4/22। यह विभिन्न पदार्थों को विशेष रूप से चिन्हित न करने वाला, विशेष अवरोधन न करने वाला, सबको मार्ग प्रदान करने वाला तथा सब में व्याप्त रहने वाला है, सबके अंदर सबको निकलने का स्थान देने वाला, और सबको, किसी को चिन्हित नहीं करने वाला। माने मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक के पूछे आप कौन, तो ऐसा इसके अंदर कोई गुण नहीं है कि किसी में अवरोध आए, कोई भी पदार्थ इसके अंदर से ट्रेवल करता हुआ ऐसा महसूस हो कि मुझे फ्रिक्शन फोर्स या कुछ महसूस हो रहा है, ऐसा इसमें गुण बहुत कम या ना के बराबर होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। होता तो है क्योंकि इसके अंदर तमोगुण की प्रधानता होती है पूर्व तत्वों के सापेक्ष। अब दूसरा, महर्षि गणाद आकाश का मुख्य लक्षण बताते कहते हैं, निष्कर्मणम प्रवेश निमित्त आकाशस्य लिंगनम। ये बताया गया है जिसमें से विभिन्न पदार्थों का प्रवेश करना व निकलना होता है, वे आकाश महाभूत कहता है। सत्यार्थ प्रकाशम उल्लास 3 के अंदर भी आप पढ़ेंगे, और भी हमारे ग्रंथ, हमारे ऋषियों ने बहुत लिखे हैं, आप पढ़ेंगे। और मैं जो आपको बताऊंगा तो अल्प है, मैंने भी प्रथम भाग में थोड़ी सी अपने कदम बढ़ाए, अभी तो बहुत बाकी है, तो ऐसा भी ना समझें कि संपूर्ण मैंने बता दिया। अब आकाश तत्व के गुणों के बारे में हम चर्चा करते हैं कि आकाश तत्व है क्या। ये आकाश तत्व का धर्म बताया, आपको लक्षण बताया, आकाश तत्व है क्या, उसके अंदर होता क्या है, कैसे वो बनता है, कौन कौन सी रश्मियाँ जो बताई, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, किरकल, धनंजय, देवदत्त, ये किस तरीके से भूमिका निभाती हैं, तो उस सब के बारे में अब देखते हैं। यह आकाश वह पदार्थ है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का बीज वपन किया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हेड्रॉन, क्वार्क, ये जितने भी हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल या उससे आगे जो भी माने जाते हैं, इनका जो बीज वपन है जिसमें ये उत्पन्न होते हैं, आकाश तत्व इनको धारण करता है, अर्थात जिसके द्वारा ये धारण किए जाते हैं वह आकाश तत्व है। इनकी सारी संयोग वियोग क्रियाएं, तारे, ग्रह, सूर्य आदि लोक और गैलेक्सियों का बनना व धारण करना इसी आकाश तत्व के द्वारा होता है। माने आकाश तत्व नहीं हो तो ये संभव नहीं है। दो कणों का संयोग, जब इलेक्ट्रॉन किसी पॉजिट्रॉन से संयोग करता है तो उसकी जो सबसे अपर लेयर, द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ एनी एलिमेंट्री पार्टिकल जो होती है वो आकाश तत्व उसे घेर कर रखता है। तो जब दो कण संयोग करते हैं तो उनसे सबसे पहले जो परत हटती है वो भी आकाश तत्व की होती है। सभी बलों का अस्तित्व, आज का जो विज्ञान है जो मानता है 4 बल मुख्यतः, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर में स्ट्रॉन्ग और वीक, लेकिन हमारा वैदिक विज्ञान 9 प्रकार के बल मानता है, इंद्र, वायु, मैत्र, वरुण, उकत्ती, ध्रुव और शुक्र, इस तरीके से 9 बल हैं जो भ्राता ओम जी ने आपको बताया था। तो सभी बलों का अस्तित्व जो आधुनिक विज्ञान जानता है, उनका कार्य संकुचन, प्रसारण आदि सभी इसी में विद्यमान होता है। माने जो ट्विस्टिंग और ये सब बातें हो रही है आकाश तत्व के अंदर होता है, वो होता क्या है वो यहाँ बताया जा रहा है। यह इस तत्व की अपनी विशेष आंतरिक संरचना के कारण होता है। आकाश की तरह दिशा भी इसी में उत्पन्न व समाहित होकर घूर्णन, चक्रण, आकार, आकृति आदि विभिन्न पदार्थों में आकाश तत्व के साथ इस दिशा की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैंने जैसा बताया था कि 4 डायमेंशनल तो जो बताता है, लेकिन आकाश तत्व के अंदर जो निहित उसी का अंगभूत जो दिशा तत्व है वह भी इन तत्वों के घूर्णन में, इन बड़े बड़े गैलेक्सियों के घूर्णन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन रश्मियों की चर्चा की अभी जो बताया, प्राण, अपान आदि जिन रश्मियों की चर्चा की, उनमें से दैवीय छंद रश्मि की इसमें प्रधानता होती है। दैवीय छंद रश्मि, याजुसी, आरसी, ये जो आपको छंद रश्मि के भेद गिनाए गए थे, इनमें दैवीय छंद रश्मि की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
ओम रश्मि इसमें प्रचुरता से विद्यमान होती है। जैसे बताया था कि कोई भी बीज वट वृक्ष का एक सूक्ष्म रूप होता है, उसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरीके से ओम रश्मि के अंदर संपूर्ण सृष्टि की इंफॉर्मेशन होती है। सारा का सारा जो कुछ उसका दायित्व है ओम रश्मि पूरी सृष्टि के अंदर निभाती है। तो ओम रश्मि की प्रधानता होती है, ओम रश्मि प्रचुरता से विद्यमान रहती है। प्राण रश्मियां आकाश तत्व में नायक के समान भूमिका निभाती हैं, अर्थात आकाश का डिस्टॉर्ट व कर्वेचर आदि व्यवहार में ये रश्मियां विशेष प्रभावित होती हैं। जो भी डिस्टॉर्शन ट्विस्टिंग वगैरह के बारे में चर्चा हुई। प्राण रश्मियों के साथ ही मरुद रश्मियां जो छंद रश्मियों का सूक्ष्म रूप होती हैं वे समूह में गमन करती हैं, भी इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विभिन्न कण व क्वांटाज आदि को मार्ग देने में भी नायक के रूप में प्राण रश्मियों की ही प्रमुख भूमिका होती है। प्राण रश्मि जैसा कि बताया था विद्युत का जो कारणभूत तत्व है, जो विद्युत अस्तित्व में आता है, अग्नि आदि के रूप में जो हम जो प्रकाश आदि जो कुछ दिखाई दे रहा है, तो विद्युत का जो मूल है वही आकाश का भी मूल है। आकाश तत्व में भुवय चंद्र रश्मियों से उत्पन्न मनस तत्व प्रधान अन्य चंद्र रश्मियों की आधार रूप में वह गमनागमन आने जाने में के लिए विभिन्न पदार्थों को स्थान प्रदान करने में यजु संजक रश्मियों की भी व्यापक भूमिका होती है। मूलतः यजु संजक रश्मियाँ और जितनी भी हमने चंद्र रश्मियाँ पढ़ी उनका याजुसी रूप और उससे पूर्व के रूप आकाश तत्व में विद्यमान होते हैं। आकाश तत्व की इकाइयों को बांधने वाली व नियंत्रित करने वाली सूत्रात्मा वायु रश्मि की भी इसमें प्रचुरता से विद्यमानता होती है। सूत्रात्मा वायु रश्मि जिसके बारे में बताया, ओम रश्मि जिस तरीके से संपूर्ण सृष्टि को बांधे हुए है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बिखर क्यों नहीं जाते, उनको जो बांधने का कार्य करती है वो सूत्रात्मा वायु है। एक ज्वाला इस तरीके से जब बनता है तो उसमें से भी अन्य रश्मियाँ निकलती रहती हैं, तो वो रश्मियाँ जिससे निकलती हैं वो सूत्रात्मा वायु होती है, वो संपूर्ण सृष्टि को बांधे रखती है। अब उसके अलावा अतिरिक्त शाखा प्रशाखा रूप बनकर ये रश्मियां भूमिका निभाती हैं। ओम चंद्र रश्मि के पश्चात सृष्टि को बांधने में इनकी भूमिका होती है। त्रिष्टुप अर्थात 3 प्रकार से किसी भी कण को थामने वाली रश्मियां इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पंक्ति रश्मियां भी इसमें प्रचुरता से विद्यमान होती है। प्राण व मरुद रश्मियां मिश्रित रूप में संघात के रूप में प्रकट हो अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए सूक्ष्म कंपन होकर सरल रेखा रूप में गति न करते हुए एक स्थान पर ही अपने आसपास रह जाती हैं। उपरोक्त अनुसार जितने हमने गुण पढ़े, अब उनको संक्षिप्त में देखते हैं कि आकाश तत्व वास्तव में है क्या, व्हाट इज स्पेस एग्जैक्टली। अभी जो हमने देखा तो ये जो आपको दिखाए जा रहे हैं ये सारे के सारे जो मैंने बोला उसका ये संस्कृत के अंदर जो हमारे ऋषि महर्षियों ने कहा है वो आपको रिप्रेजेंटेशन यहाँ दिखाया जा रहा है। बाकी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ओम भू भुव स्व आदि देवीय छंद व अन्य देवीय छंद तथा सूत्रात्म वायु सहित प्राणापान आदि प्राण रश्मियों की उत्पत्ति के पश्चात सूक्ष्म व प्राय एक रसवत पदार्थ की उत्पत्ति जो होती है वही आकाश महाभूत होता है। क्या होता है वो, जब देवीय अनुष्टुप व्रति पंक्ति व त्रिष्टुप, इनके गुण आपको नहीं बताए। त्रिष्टुप वो होती है जो थामती है जिसमें ऊष्मा होती है। व्रति वो होती है जब कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बन रहा होता है तो उसकी जो परिधि का निर्माण करती है वो व्रति होती है। सूत्रात्मा भी इसमें भूमिका निभाती है। तो ये सारी रश्मियाँ आदि उत्पन्न होकर प्राणपान व उदान की 1000 बार आवृत्ति जब हो जाती है वो और ये रश्मियाँ मिलकर देवीय अनुष्टुप आदि चारों रश्मियाँ परस्पर मिश्रित होकर देवीय अनुष्टुप छंद रश्मियों के समान प्रभाव दर्शाती हैं और विभिन्न उत्पन्न प्राणपान आदि रश्मियां विभिन्न देवीय छंद रश्मियों में मिश्रित होकर ऐसी देवीय अनुष्टुप छंद रश्मियों को उत्पन्न करती हैं जो प्राय निष्कंप व एक ही स्थान पर कंपन करने वाली व स्पंदन करने वाली, शिथिल व चक्रीय अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाली प्राण व मरुद के संगात के रूप में होती हैं। आप देख रहे हैं ये रश्मियाँ लिखी हुई हैं और ये जो अभी जितनी रश्मियाँ बताई उनका जो जिस तरीके से जिस फॉर्म में स्ट्रक्चर में बनती हैं उनका विजुलाइजेशन जो किया गया है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। थोड़े से गुण हैं उनको एक बार देखते हैं। ये अल्प हैं, समय कम है, इस वजह से आपको थोड़ा बताया जा रहा है। बाकी आप वेद विज्ञान आलोक और उपाचार्य जी की लिखी हुई परिचय वैदिक बहुत की आप पढ़ेंगे तो आपको यथा ज्ञान मिलेगा। जब आकाश तत्व किसी बल के द्वारा संकुचित व डिस्टॉर्ट होता है तब सूत्रात्म वायु रश्मियों द्वारा आकाश रश्मियों की घूर्णन गति को प्रभावित करने के कारण होता है। आरसी भुणिक अथवा 24 स्तोम रश्मियों के उत्पन्न होने पर आकाश का निर्माण बहुत तेजी से होता है। जितनी रश्मियाँ बताई वो, उसके अतिरिक्त 24 स्तोम रश्मियाँ भी आकाश तत्व की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आकाश या अंतरिक्ष को अंतर्याम बल के रूप में बताया गया है क्योंकि प्राण उदान आदि के संगम के कारण है, वो आप उसको जब पढ़ेंगे तभी जानेंगे। आकाश की इकाइयों के बीच में भी इसमें सूक्ष्म पदार्थ भरा होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें जो खाली स्थान है ये तो बहुत स्थूल पदार्थ है जो हमारी प्रकृति तत्व के सापेक्ष इसकी तुलना करें। इसके बीच में भी प्रकृति तत्व, मय तत्व, मनस तत्व, माने ये जो जितनी
प्रारंभिक स्टेट थी वो भी किसी ना किसी रूप में विद्यमान रहती हैं। आकाश तत्व में अव्यक्ततम दीप्ति भी होती है, ऐसा नहीं एकदम प्रकाश रहित होता, प्रकाश इसमें होता, भले ही हम इंद्रियों से ना जान पाएं, इंद्रिय तो क्या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं जान पा रही अभी, परंतु होता प्रकाश अवश्य है। आकाश तत्व में अव्यक्त दीप्ति भी होती है, सर्वथा तेजहीन नहीं होता। मूलतः आकाश तत्व दैवीय अनुष्टुप चंद्रश्मि रूप ही होता है। यह कण व क्वांटा आदि के अंदर भी विद्यमान रहकर उन्हें धारण किए रहता है। आचार्य सुश्रुत ने आकाश तत्व को सतोगुण प्रधान कहा है, माने इसमें सतोगुण की प्रधानता होती है। सतोगुण आप जानते हैं आकर्षण बल की प्रधानता और प्रकाश तत्व की प्रधानता का मूल द्योतक है। इसमें द्रव्यमान नगण्य होता अर्थात हल्का व अव्यक्त प्रकाश युक्त होता। श्रोत्र इंद्रिय माने जो हम सुनते हैं उसका जो सूक्ष्म रूप है, माने आप मस्तिष्क और आपका मन के बीच में जो एक माध्यम है, जो आपकी साउंड है उसके ट्रेवलिंग के लिए, वो जो श्रोत्र इंद्रिय है उसकी भी उत्पत्ति आकाश तत्व के साथ ही होती है। और शब्द का जो आधार है, शब्द जहाँ पर टिका रहता है वो भी आकाश तत्व होता है। फिर इसमें अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि आकाश तत्व जो हम बता रहे हैं वो, या जो वैदिक विज्ञान बताते हैं या मॉडर्न साइंस के अंदर जो भी व्याख्यायित है, वो इसमें किसके अंदर ये घटनाएं घटती हैं, सभी तो नहीं लेकिन फिर भी जिनको साइंटिस्ट मानते हैं, डिस्टोर्शन, फ्लैक्चुएशन, इन्फ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ट्विस्टिंग, कर्वेचर, या होल्डिंग ऑफ मैटर और सब्सटेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सो कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वेव ट्रेवलिंग, वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ ऑल फोर्सेस, किस में वे कैसे होती हैं वो तो तभी संभव है। इनमें से जो भी गुण है वो इस आकाश तत्व, ऐसे आकाश तत्व के अंदर ही होंगी जिसकी एक अपनी कोई स्ट्रक्चर होगी, जिसका एक अपना पदार्थ होगा। अब अंततः इसको समाप्त करते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अंततः इससे एक चीज़ और भी सिद्ध हुई। आफ्टर नोइंग द सब्सटेंस ऑफ स्पेस, द एजप्शन of the elementary particle would be false. Elementary entity has not been found yet. It would be permanently stemmed now. यह आपको कुछ आधुनिक विज्ञान और वेद विज्ञान को तुलना करके इसलिए बताया क्योंकि कुछ लोगों में भ्रांतियाँ रह जाती हैं। एक तो समझ नहीं आता और दूसरा क्या है कि आप तो सज्जन महानुभाव हैं जो समझने के लिए आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो विरोधी भी हैं। जो विरोधी हैं तो भगत सिंह क्रांतिवीर ने कहा था कि जो बहरे होते हैं उनको सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो ये कुछ बताया गया है इसको समझें, यूट्यूब के माध्यम से लोग देखें और जानें कि यहाँ पर कितना बड़ा कार्य हो रहा है। युवाओं की धन की या किस तरीके से आवश्यकता है वो समझेंगे तभी जानेंगे और तभी कुछ कर पाएंगे हम। अंततः विज्ञान वस्तुतः वैदिक विज्ञान तक ही हम लोगों को कोई सीमित ना समझे। ये तो बीज है जो क्रांति लाकर पूर्णतः स्वतंत्र भारत के स्वराज्य में स्थापित किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। जय घोष और करेंगे क्योंकि प्रारंभ में नहीं हुआ जब भजन बोला था। जय मां वेद भारती, जय मां वेद भारती, जय मां वेद भारती। मैं समझता हूं वैसे व्याख्यान में भी कोई सोया नहीं होगा, परंतु तंद्रा आ गई होगी किसी को। तो इन नारों का एक पर्पज़ ये भी था कि उनको चैतन्य कर दिया जाए